हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं पूनम दलाल भैया का जो बुक है हमारी एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया की। उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में मॉडर्न एम्पायर का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 6। अब जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था, इस बुक में एक चीज़ याद है ठकुराइन श्रेया के जो सिलसिला चल रहा था पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 में, जनपद से लेकर कुछ पावरफुल जनपद जो थे विच वॉज 16 इन नंबर, वो बने महाजनपद। और उन 16 महाजनपद में से सबसे पावरफुल जो एक एम्पायर इमर्ज होकर आया जो कि भारत का बना फर्स्ट एम्पायर, वो कौन था? मौर्यन एम्पायर। हाँ, मगधन रीजन में बना मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मगध के पास एडेड एडवांटेजेस क्या थे कि वहीं पर वो लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद बने आउट ऑफ द 16 महाजनपद। ठीक है, उनमें से एक मगध ही क्यों सबसे ज़्यादा पावरफुल बने, और मगध के अंदर जो एक पूरी की पूरी जो डायनेस्टी थी, तो मौर्यास की डायनेस्टी सबसे पहली ऐसी पावरफुल डायनेस्टी क्यों थी कि वो उन फर्स्ट एम्पायर बनाने में सक्षम थे। हमने चैप्टर ये कहकर वहाँ पर छोड़ दिया था। थोड़ी बहुत बात हमने अशोका की और चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह की वहाँ पर करी थी। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 5 में एक काइंड ऑफ गैप लिया इसी डिस्कशन के बाद कि जनपद महाजनपद थोड़ा सा मौर्यन एम्पायर। उससे पहले हमने एक गैप लिया मौर्यन एम्पायर को प्रॉपर तरीके से जानने के लिए, और हमने वहाँ पर दो महान पुरुष की फिलॉसफीज़ के बारे में जाना, उनकी थ्योरीज़ के बारे में जाना, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में जाना विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 4 को ही दोबारा से हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 5 एक थोड़ा सा गैप की फॉर्म में एक आ गया था, एक स्टॉपेज की फॉर्म में आ गया था। अब कहानी दोबारा वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्ध के बाद शुरू होती है मौर्यन एम्पायर की। इसका जो टाइमलाइन है वो है 324 टू 187 BC। ठीक है, मॉडर्न डायनेस्टी 265 BC तक आते आते, याद रखना वैसे तो शुरुआत होगी इसकी 324 BC। एक मैप है आपको, ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है, ये है मॉडर्न डायनेस्टी जो कि आपको ये दिख रहा है लाइट पिंक कलर से, इतना। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है श्रेया, यहाँ पर हम लोग जनरली ट्रिब्यूटरीज रिवर की बोलते हैं ना, यहाँ पर हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में एक नई चीज़ आपके सामने पेश करी जा रही है कि मॉडर्न एम्पायर की ट्रिब्यूटरी। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जब कोई मेन रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन करते हुए, साथ देते हुए एक एडिशनल रिवर स्ट्रीम उसको ज्वाइन करती है ना। तो मौर्यन एम्पायर की जो टेरिटरी है, जो डायनेस्टी है पूरी की पूरी, सॉरी मौर्यन एम्पायर जो है उसके साथ लगती हुई जो टेरिटरी है, उसको यहाँ पर ट्रिब्यूटरी बोला जा रहा है। तो सदर्न साइड से कौन सी टेरिटरी लगती है? चोलास की, पांड्यास की, चेरास की, केरला पुत्र उनको बोला जाता था, और श्रीलंका। और वो हिस्सा जो कि आज के समय में अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। मगध की कैपिटल पाटलिपुत्र, फिर कुछ मेजर सिटीज़ हैं यहाँ पर लाइक तक्षशिला, पटियाला, मथुरा, उज्जैन,
कपिलावस्तु, ललितपटना, तम्रलिप्ति, रोशाली, सॉरी तोशाली, रोशाली कह रहा हूँ मैं, सुवर्णगिरी, ये GIRI है, ठीक है, सुवर्णगिरी, और सत्यपुत्रा। ये कुछ प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं, और भी हैं जैसे कि मैंने आपको NCERTs वगैरह में टाइम टू टाइम दिखाया था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट। अबे बुद्धिस्ट साइट डेफिनेटली मुझे बताओ किसके टाइम में पॉपुलर हुई होंगी? अशोका, ठीक है। तो एक तो सारनाथ, बराबर केस, बोध गया, ये कुछ प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट बुद्ध साइट्स थी, ठीक है। और बाकी ये साथ लगता हुआ ये एरिया। अब यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, एक बार फिर मैं इसे इरेज करता हूँ। अगर आप इसे ध्यान से देखो, क्या अशोक के टाइम तक, वैसे तो आप देखो सारे कैरेक्टर्स के बारे में जानते ही हो, मौर्यन डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन? जल्दी बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका, ठीक है। अशोका के टाइम तक क्या आप ये एरियाज देख पा रहे हो? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और यहां तक साउथ। मैं फार ईस्ट तक नहीं गया कि मैं उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट का इलाका कवर करूं, नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, और फार साउथ ईस्ट तक भी नहीं गया कि मैं चोला चेरा पांड्या श्रीलंका का एरिया कवर करूं। लेकिन फिर भी चारों दिशाओं में मौर्यन साम्राज्य का डंका आपको बसते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ है। और इसी के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं ना कि डैट इज़ द रीज़न, बिकॉज ऑफ दिस, के रूल यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था कि अशोका वॉज रिगार्डेड एज चक्रवर्ती सम्राट, which means conqueror of all 4 directions, हाँ कि ना?
ठीक है। एक बात बस याद रखना कि मौर्यन डायनेस्टी में एंड तक भी ये लोग जो थे उन्होंने कौन से हिस्से को हाथ नहीं लगाया इंडिया की कंटेक्शन। देखो अब आप ये कहो कि सर ऐसे तो नॉर्थ के अंदर ये ऊपर भी तो हाथ नहीं लगा रहे हैं, ऊपर वाले हिस्से को जो कि चाइना और रशिया तक होकर गुजरता है, वेस्ट में ये फिर और भी तो आगे नहीं जा रहे हैं, वेस्ट एशिया वाला ईरान इराक का इलाका। ठीक है, अब यार ऐसे तो कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। पूरी दुनिया तो आज तक किसी ने कोई कब्जा नहीं कर रखी है ना। हम तो चक्रवर्ती इसे मतलब भारत की भूमि के कंटेक्स्ट में देखते हैं ना। और ये पहले ही तो राजा बना है, चाहे मेडिवल इंडिया को आप देख लो, मॉडर्न इंडिया को देख लो, चाहे आप एंशंट इंडिया को देख लो, कोई सा भी ऐसा राजा टेरिटरी या एम्पायर या किंगडम किसी का भी हुआ है जिसने चारों दिशाओं पर रूल कर रखा हो और उसको इंटैक्ट करा हो? नहीं ना। कुछ तो कैपेबिलिटी रही होगी ना अशोक में कि नहीं। लेकिन कौन सा एरिया विद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनके हिस्से में नहीं आता था? एक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और दूसरा सदर्न मोस्ट इंडिया। पार्ट्स ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। चेरास क्योंकि यहाँ पर थे और चोलास और ये जो पांड्यास थे वो क्या कहते हैं कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर जब ये इसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इससे नीचे तो फिर जाने का कोई तुक ही नहीं बनता ना। जैसे एक बार बताओ, पर्सन की टेरिटरी, पर्सन का दबदबा, श्रेया अगर ठाकुराइन नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक ही नहीं फैल रखा तो फिर मैं म्यांमार तो नहीं मान सकता ना उसके अंदर। समझ रहे हो ना। जब पहले वाला ही इलाका अगर कंट्रोल में नहीं है तो बाद का इलाका कैसे कंट्रोल में आ जाएगा? होकर तो इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा ना। अगर साउथ इंडिया में केरला और तमिलनाडु वाला इलाका ही कब्जे में नहीं है तो श्रीलंका तक कैसे पहुंचोगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर टेरिटरी लिखनी हो तो आप लिख सकते हो सिलोन। नाउ श्रीलंका ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, जैसे पुराना नाम एक मेंशन करा है और अगर आज का कंटेक्स्ट है उसका बारे में बताना है तो आज मतलब सिर्फ लिख दो नाउ श्रीलंका, मतलब समझ जाएगा राइटर एग्जामिनर सॉरी कि आज के समय में इसको क्या बोला जाता है। पहले बताओ ये इससे थोड़ा सा वाकिफ़ हुए जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी हैं बातें? ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊं जो कि कहीं और नहीं मिलेगी श्रेय एनालिसिस कभी भी। देखो ये इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखो, देखो ज़मीन की भूमि तो हर कोई जान लेता है, क्यों ठाकुराइन श्रेया के कहाँ से कहाँ तक रूल फैला हुआ था। ये 4 मेजर सेंटर्स हमें पता लग ही जाएंगे कि वेस्ट में कहाँ तक था श्रेया रूल, नॉर्थ में कहाँ तक, ईस्ट में कहाँ तक और साउथ में कहाँ तक, है ना। ये तो हमें पता लग ही जाएगा। एक चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पर एक और बनाता हूँ, वो ये है इन टर्म्स ऑफ श्रेया ठाकुराइन रिवर फ्रंटियर की टर्म्स में अगर हम इसकी टेरिटरी को देखें अगर एक नए नज़रिए से, तो ओशन लैंड के ऊपर तो बहुत सालों से बन रहा है श्रेया,
अगर मैं ये कहूँ कि नदी के कौन से छोर से लेकर कौन से दूसरे नदी के छोर तक, वेस्ट इंडिया के कौन से रिवर सिस्टम से लेकर ईस्ट इंडिया के कौन से रिवर सिस्टम तक इसका रूल था, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में कौन से रिवर सिस्टम तक इसका रूल था, तो ये एक हायर लेवल की एक और एनालिसिस होगी हमारे लिए, है ना। नॉर्थ से गेंजेटिक रिवर सिस्टम यहाँ से होकर गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है श्रेय, बताओ इधर अगर आप देखो तो यहाँ पर, है ना। ओरिजिनेशन पॉइंट को मानते हैं हम लोग, मतलब ना कि यहाँ से गंगा हो गया, ईस्ट में कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र एक्सेप्ट रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइट, क्योंकि ब्रह्मपुत्र तो फिर पूरी भिगो कर आती है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, थोड़ी सी यहाँ से भी आ रही है लेकिन आ तो रही है, ऊपर तक थोड़ी टेरिटरी तो है ही इसके पास। ओके, वेस्ट में इंडस, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, साउथ में कहाँ तक, बस आपको इसको बोलना है कावेरी, दिख रहा है ये, और कावेरी को फिर आप के से बोलो या CAUVER भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी इसकी स्पेलिंग यूज हो जाती है। ये भी चीज़ समझ में आई, इंटरेस्टिंग लगी, इम्पॉर्टेंट है ये। कि हम नदी के अगर कंटेक्स्ट में अगर श्रेयस को जाने हैं ना तो और ज़्यादा बेटर है फिर तो ये हमारे लिए। पता लग गया। उसके बाद कौन सी तीन डायनेस्टीज को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत मौर्यन एम्पायर अपना पार्ट नहीं बना सके। देखो क्वेश्चन देख लेना, थ्री डायनेस्टीज which were contemporary of Mauryan Empire, but was not part of it, or was not amalgamated within Mauryan Empire. Number 1 Cholas, number 2 Cheras, number 3 Pandyas. Cheras also known as केरला पुत्र, ये केरला पुत्र।
and all these three dynasties which we are talking about, they are साउथ इंडियन डायनेस्टीज. अब थोड़ा सा मीनिंगफुल लगा श्रेया ठाकुर इसकी इंटरप्रिटेशन. सब कुछ जितना था मैंने जितना निचोड़ सकता था सब निचोड़ के दे दिया. ठीक है श्रेया, कोई दुविधा? ठाकुर क्लियर? आगे बढ़े. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हाँ हाँ, ईस्टर्न में इस टाइम पर कोई प्रोमिनेंट डायनेस्टी नहीं थी. वो बस उस एरिया को इन्होंने कब्जा करने का कुछ सोचा नहीं, क्योंकि देखो मज़ा तो तभी आता है ना कब्जा करने का, जब वहाँ पर कोई लैंड जो हो वो प्रोडक्टिव हो, या फिर हमारे किसी काम का हो, या किसी प्रोमिनेंट रूलर के अंतर्गत हो, तो मज़ा आता भी है हमें. जब कोई है ही नहीं तो फिर हम क्या करेंगे वहाँ पर जाकर. और यहाँ पर जो था इतना तक जाने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि इतने सारे बड़े एरिया को कंट्रोल करना ही बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्वक टास्क था. ये एक और बात, ये हिस्से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के और चोला चेरा पांड्या वाले कंट्रोल में श्रेया आ सकते थे, लेकिन तब तक अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग युद्ध के बाद. छोड़ता इनको भी नहीं वो, है ना. और ऐसा भी नहीं था कि बहुत बुढ़ापे में जाकर रिलाइजमेंट हुई हो, भरी जवानी के अंदर ही हो गई थी रिलाइजमेंट, तो मिडल ईयर्स उससे पहले ही बल्कि, है ना. और कलिंग कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है. इस एरिया उड़ीसा आपका पड़ेगा, हाँ नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ. यहाँ पर आपको ऐसे इधर देखने को मिलेगा ना. एक सेकेंड ये which were contemporary of Mauryan Empire but was not part of it or was not amalgamated within Mauryan Empire were चोलास, चेरास, जिसको देखो यहाँ पर केरला पुत्र भी बोला जाता था. और ये वाली बात कोई नई नहीं है, मतलब ये मैंने ना 6th क्लास में संगम लिटरेचर में बहुत अच्छे से कवर करवाई हुई, बहुत अच्छे से. ये एक मतलब घंटे की डिस्कशन मैंने ली है, और इनके पोर्ट्स, इनके रूल्स, इनके रूलर्स के नाम, कपड़े क्या पहनते थे, ज्वेलरी क्या, स्पेशल वेपन्स क्या, कहाँ कहाँ व्यापार करते थे, सब कुछ बताया हुआ है मैंने, सब कुछ. ठीक है. अभी हाँ एक सेकंड, अभी आगे चलकर भी आएगा संगम लिटरेचर वगैरह का, तब आप और अच्छे से जान पाओगे उनको. और पांड्यास, और ये जो तीनों हैं ये साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ हैं, ये सारी की सारी, जो कि मौर्यन एम्पायर के साथ कंटेम्प्रेरी तो थे, लेकिन मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत ये मिक्स नहीं हो सके. ठीक है. हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो श्रेया. तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोगों को. अब हम आगे बात करते हैं. अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ पर. तो मौर्यन पीरियड जो है वो एक रिमार्केबल पीरियड है इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. मौर्यन एम्पायर आपको क्या बताता है? इट नॉट ओनली मार्क्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर. नया नाम देखो इसका आप लोग. ये पहला सिर्फ सब कॉन्टिनेंटल एम्पायर नहीं था. अब सब कॉन्टिनेंटल का मतलब समझ रहे हो? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पूरी तरीके से फैलने वाला, बसने वाला. और इसी के बेसिस पर तो हम अशोका को कहते हैं कि वो चक्रवर्ती था, राइट. चारों दिशाओं का राजा. बट इट ऑल्सो मार्क द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव एंड कंपैरेटिवली स्टेबल गवर्नेंस स्ट्रैटेजीज. यानी कि अगर ये टर्म को अगर मैं इसको देखूं, स्टेबल गवर्नेंस स्ट्रैटेजीज, इससे हमें एक चीज ये पता लगती है. पहले तो मैप को देखकर पता लगता है कि एक्सपेंशनिज्म तो बहुत ज्यादा करा गया. लेकिन उसके साथ साथ जो स्टेबल गवर्नेंस स्ट्रेटजीज है, इससे ये भी पता लगता है कंसोलिडेशन में भी कोई कमी नहीं थी.
मैंने आपको बताया था ना, ऑल थ्रू हिस्ट्री में आपसे एक चीज़ बोलता रहता हूँ, चाहे मेडिवल हो चाहे एंशियंट हिस्ट्री हो या मॉडर्न हो, किसी भी रूलर का, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आप चाहे इंटर कंट्री वॉर देख लो, वर्ल्ड वॉर देख लो, या फिर एंशियंट हिस्ट्री में आप कुछ भी देख लो, छोटे से छोटे बैटल देख लो, वॉर्स देख लो, कोई भी भिड़प देख लो, कोई युद्ध देख लो, उसके अंदर सिर्फ बात टेरिटरीज के ऊपर आक्रमण करके उसके ऊपर कब्जा करने की नहीं होती है। वो जो कब्जा करी हुई जो टेरिटरी है उसको संभाल कर भी रखना होता है, राइट। एक्सपेंशन तो आप करते चल रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आगे बढ़ रहे हो, पुरानी टेरिटरीज दोबारा आपसे छिनती चली जा रही हैं। उनको संभाल के रखना, दैट्स अ रियल चैलेंज। एंड ये रियल चैलेंज मौर्यन डायनेस्टी में फैलता चला गया, जो कि शुरुआत हुई थी। अब ये चैलेंज फैलता चला गया इन मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इस चैलेंज को भली भांति जानते थे मौर्यन डायनेस्टी के लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका के टाइम तक। उस चैलेंज को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करा, उसको निभाया भी और उसको ओवरकम भी करा कि हाँ एक्सपेंशनिज्म हुई है बहुत ज़्यादा फ्रॉम चंद्रगुप्त मौर्य टाइम्स टू अशोकन टाइम्स, लेकिन उसके साथ साथ कंसोलिडेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से हुई है मौर्यन एम्पायर की। लीविंग केरला, तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, आ गई वही वाली बात। अब तो क्लियर है पूरा का पूरा। मौर्य जो थे, दे रूल्ड ओवर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। अगर हमें मौर्यन वंश को पढ़ना है, मौर्यन टाइम पीरियड को पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास जो सोर्सेज हैं दे आर मोर वैलिड एंड कंसिडर्ड मोर ऑथेंटिक देन द अर्लियर पीरियड्स। अब क्योंकि यहां पर सिलसिला कंटिन्यू तो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, लेकिन अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स की इंपॉर्टेंस कम होकर अब ये जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, अब ये अपनी छाप छोड़ने के लिए डेफिनेटली मैन्यूस्क्रिप्ट्स के ऊपर तो नहीं लिखवाएंगे चीजें। अब ये क्या करेंगे, क्या लिखवाएंगे? इंस्क्रिप्शंस। उनकी कही हुई बातें, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर रिटन ऑन व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज, और हाँ हार्ड सरफेस। और इसके पीछे एक रीजन भी था। रीजन क्या, ऐसा क्यों एकदम से? अपनी छाप छोड़नी है वो तो चलो ठीक है, वो समझ में आ रहा है। क्या इससे पहले किसी को नहीं छोड़नी थी? नहीं, इतना ज्यादा कोई प्रचलन नहीं था इस चीज का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाजनपद। क्योंकि महाजनपद के टाइम पर श्रेया, एवरी किंगडम वॉज फाइटिंग, मुशक्कत कर रहा था स्टेबिलिटी पाने के लिए। दिन रात डर लगा रहता था कि 3-4 जो जनपद है, जो महाजनपद है, वो मिलकर आक्रमण ना करते हैं, आसपास की टेरिटरी से लड़ाई ना हो जाए, है ना। स्टेबिलिटी आती है मौर्यन एम्पायर के टाइम पर, और तभी अपनी जो पहचान है, जो बातें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी छाप छोड़ना चाहते थे इतिहास में। और ऊपर से अब एक शौक और जागेगा यहां पर, क्या? अपनी तारीफ करवाने का सिलसिला, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड सर्फेसेस पर जब रूलर्स की तारीफ करी गई होती है तो इट इज नोन एज, पाली प्राकृत में क्या कहते हैं उसको हम लोग? नहीं, प्रशस्ति। इन प्रेज ऑफ समथिंग और समवन। और प्रशस्ति की अगर छाप बहुत अच्छे से छोड़नी है तो उसके लिए इंस्क्रिप्शन से बेटर कुछ हो नहीं सकता। एंड ऐसी प्रकार की एक पहली और सबसे फेमस प्रशस्ति कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति। डोंट वरी, इट इज नॉट रिलेटेड टू मौर्यन एम्पायर, बस एक नाम बता रहा हूं मैं। प्रयाग प्रशस्ति, ठाकुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आई थिंक रुद्र दमन वन के ऊपर थी।
समुद्रगुप्त, ठीक है। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति भी, उसके ऊपर भी टाइम टू टाइम चीज़ें इम्बाइब करी गई हैं। इट इज़ अ पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। अच्छा, समुद्रगुप्त के ऊपर थी, ओके। तो इस प्रकार की एक फेमस प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। और ये इसको इसको हम लोग एक और चीज़ से जानते हैं श्रेया, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये अशोकन पिलर भी था। देखो, अलाहाबाद पिलर इज अ स्तंभ containing one of the pillar edicts of Ashoka, erected by Ashoka, emperor of the Mauryan dynasty, 3rd century BC में जो था, जिसका रूल शुरू हो गया था। अच्छा, अशोका और बुद्धा भी एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे श्रेया, तभी ये बुद्धिज्म के बारे में जानता है। हाँ, बुद्धा थे वैसे इसके कंटेम्प्रेरी। हाँ, तो बुद्धा थे, हो गए ना इसके कंटेम्प्रेरी, तभी तो जानता है ना ये बुद्धिज्म के बारे में। थप्पड़ मारो अपने आप की तरह, नींद से जागो जरा तुम। देख रहे हो ठकुराइन, इतना लाड़ प्यार देने के बाद ये आंसर है ये। ठीक है। नहीं भाई, किसी के कंटेम्प्रेरी, इनमें से किसी के कंटेम्प्रेरी नहीं थे। हाँ, अजातशत्रु के, क्योंकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को आयोजित ये करवाता है अशोका। तो कितनी लेट हुई फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। मारो दोनों गाल पे थप्पड़ एक साथ मारो, पेन रखकर। वो जूनागढ़ है, आगे आ ही रहा है वो। तो ठीक है, सॉरी यार, मतलब जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के बारे में, रुद्र दमन की जो इंस्क्रिप्शन है वो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। अभी मैं आगे पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड आर मोर वेरिड एंड कंसिडर मोर ऑथेंटिक। अब तो ज़्यादा रिटर्न अकाउंट्स हैं, हार्ड सर्विस के ऊपर भी हैं, और अब टाइम पीरियड क्योंकि आगे तो ज़्यादा रिलायबल है ना। अब एक बार बताओ श्रेया, 100 साल पुरानी चीज़ के ऊपर, लिखी चीज़ के ऊपर ज़्यादा यकीन कर सकते हैं, या फिर जो अभी पिछले महीने या फिर 2 साल पहले, 5 साल पहले जो लिखी गई है, जो ज़्यादा रिसेंट होगी वो ज़्यादा रिलायबल है ना। तो जब टाइम पीरियड आगे बढ़ता जाएगा तो सोर्सेज भी ज़्यादा रिलायबल होते चलेंगे ना, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि उन डेवलपमेंट्स को, उन जगहों को, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके बारे में फिर आगे चलकर बहुत सारे लोगों ने लिखा होता है। और वो क्योंकि अगर टाइम पास होता है तो हम फिर उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बहुत सारे सोर्सेज से, राइट। तो फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ, पहली बार ऐसा हुआ यहाँ पर, हमारे पास बड़े सारे सोर्सेज थे। फिर चाहे आप लिटरेरी सोर्सेज की बात करो, लिखे हुए सोर्सेज इनके बारे में जो थे, अब जैसे जनपद, महाजनपद, वर्धमान महावीरा, गौतम बुद्ध, इनके ऊपर कुछ रिटर्न सोर्सेज थे, लिटरेरी सोर्सेज थे यार, वो थे तो अवेलेबल, लेकिन श्रेया उनके जाने के बाद कंपाइल करे गए थे। और महाजनपद, जनपद के टाइम पर तो भूल ही जाओ। कोई लिटरेरी सोर्सेज हम जानते हैं जनपद महाजनपद के बारे में? बताओ, बहुत प्रोमिनेंट जो बहुत फेमस हो, या फिर उसकी लिस्ट हो बहुत लंबे सोर्सेज की। कुछ पढ़े हैं ऐसी कोई लिस्टिंग हमने? बिल्कुल नहीं। या कोई बहुत एक्सटेंसिव सोर्स हो? बुद्धिज्म जैनिज्म के कंटेक्स्ट में जब वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्ध खुद जब जिंदा थे तब कंपाइल करी गई क्या उनके टीचिंग्स? बताओ उस टाइम पर जीते जी करी जाती तो वो और ऑथेंटिक हम उसको मानते कि नहीं मानते? आनंद रोज सामने बैठकर मान लो कुछ लिख रहा है और फिर वो कंपाइल कर रहा है उस टाइम पर, तब वो एक अलग ही बात होती। या बुद्धा अपना अकाउंट कुछ लिखते तो उसकी बात ही कोई निराली होती नहीं। ऑटोबायोग्राफी अगर, या टीचिंग्स अगर उन्होंने एक बार के लिए अपने हाथ से लिख दी होती, उससे ज़्यादा रिलायबल सोर्स तो कोई हो ही नहीं सकता था ना। फिर तो हम ये मान लेते ना, बिल्कुल भगवान अपने हाथों से अपने वचन, अपनी टीचिंग लिख कर गए हैं, राइट। तो लिटरेरी सोर्सेज क्या? कौटिल्य क्या? अर्थशास्त्र। कौटिल्य ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। कौन से खानदान के साथ एसोसिएटेड थे ये? मौर्यस। किसको गाइड करा था इन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का पास, उसके फैमिली, उनके माता पिता के बारे में पता है हमें कुछ, या हिस्टोरियंस को?
कुछ भी नहीं, बिकॉज श्रेया ही वॉज अ मैन, ही वॉज अ चाइल्ड एक्चुअली, हु राइजेज फ्रॉम द ओब्लिवियन। बिल्कुल रॉ अस्तित्व उसका, कोई कुछ नहीं जानता। उसको उसकी पहचान देने वाला कौटिल्य, चाणक्य, बिकॉज ही इज रिगार्डेड एज किंग मेकर। और याद है ना, भरे सभा में इसकी बेइज्जती होती है तो कहता है चोटी नहीं बांधूंगा जब तक ध्वस्त न कर दूं। पढ़ेंगे हम वो दोबारा सारी कहानी जिसको हमने चैप्टर 4 में एंड में छोड़ा था। उसके बाद मेगास्थनीज की इंडिका एंड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन वन which attributes to the beginning of a construction of सुदर्शन लेक ड्यूरिंग चंद्रगुप्ता's पीरियड। और उसके अलावा देखो, जैसे एक तो लिटरेरी सोर्सेज में हो गया, एक अर्थशास्त्र, इंडिका, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से भी हम कुछ ना कुछ जान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद पिलर इंस्क्रिप्शंस लाइक एडिक्ट्स इशूड बाय अशोका, ये हमें इस टाइम पीरियड के बारे में काफ़ी अच्छा सब कुछ बताता है। अब अशोका के जो पिलर्स हैं वो 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करे जाते हैं। हम आगे पूरा का पूरा देखेंगे। 17 के आसपास कुछ मेजर पिलर्स, कुछ टोटल पिलर्स हैं। मतलब एक होते हैं मेजर पिलर्स, एक होते हैं माइनर पिलर्स। इन पिलर्स के ऊपर देखो, वैसे तो बहुत कुछ लिखवाया गया, लेकिन जनरली पिलर्स के ऊपर आगे चलकर जब अशोका ने अपना हृदय परिवर्तन करा और कलिंग युद्ध के बाद जब उसने धम्म को प्रमोट करा, तो वो धम्म की पॉलिसी को जनता तक फैलाना चाहता था ना, कि जैसे मैंने सब कुछ त्याग दिया है, वॉयलेंस वगैरह, तो जनता भी त्यागे, जनता भी अच्छे रास्ते पर चले। लोगों को बताएगा कि नहीं बताएगा वो, बीइंग अ राजा? बिल्कुल बताएगा। तो वो पिलर्स के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखवाएगा कि नहीं लिखवाएगा? बिल्कुल लिखवाएगा। और भाषा कौन सी यूज़ करेगा? जो आम जनता के समझ में आ सके। और उस ज़माने की आम भाषा कौन सी जिसको आम जनता समझ सकती है? पालियन प्राकृत। अफगानिस्तान में सिर्फ जो अशोक जो है कांधार इंस्क्रिप्शन जब करवाता है तब वहां पर यूज करता है एक और स्क्रिप्ट, कौन सी? अरेमिक। और खरोष्ठी नाम याद है? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, खरोष्ठी स्क्रिप्ट याद है? हाँ, तो ये अशोका ने मतलब प्रोमिनेंटली तो पाली एंड प्राकृत, बाद में कुछ कुछ अलग अलग स्क्रिप्ट हुई डिपेंडिंग ऑन द रीजन कि वहाँ के लोग क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। ओके। और आई थिंक मैंने, आपको याद होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है 6th क्लास में तो हमने पढ़ा ही हुआ है, कांधार इंस्क्रिप्शन। इसको बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। जैसे इसके ऊपर जो मैं टीचिंग्स की बात कर रहा हूँ ना श्रेया, तो एक कांधार, जैसे कांधार जो पहले इंस्क्रिप्शन है, अभी आगे सब कुछ आएगा, डोंट वरी, कंफ्यूज मत होना, ना ही अभी कोई नोट्स बनाने की यहाँ पे जरूरत है। तो ये लिखा हुआ है ना, जैसे कांधार बायलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन वॉज लोकेटेड द एज ऑफ इंडियन रेलम। अब एज क्या मतलब? वही अफगानिस्तान, ठीक है, नियर द बॉर्डर विद ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम एंड ए खनोम, जो उस टाइम पर जो एम्पायर जो एग्जिस्ट करते थे। तो अशोका प्रोक्लेम्स हिज फेथ 10 years आफ्टर द वॉलेंट बिगनिंग ऑफ हिज रेन एंड अफर्म्स दैट लिविंग बींग्स, ह्यूमन और एनिमल्स कैन नॉट बी किल्ड इन हिज रेलम। तो यानी कि 10 साल के बाद अब वो क्या बोलने लगा, कौन सी पॉलिसी उसने अपना ली इसके बाद? धम्म की पॉलिसी, ठीक है। तो राइटिंग्स इसके ऊपर किस में थी?
इट इज़ एन इंस्क्रिप्शन इन ग्रीक एंड अरेमिक लैंग्वेजेस। ठीक है, जो प्लेस है ना प्रॉपर, वो है ये चेहलजिना। तो हमें इन सब से वॉरेन एम्पायर के बारे में सब कुछ पता लगता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।